हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का लेक्चर बेसिस को पूरा डेडिकेटेड रहेगा। यहां पे हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं 24/7। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिस, आपको पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन बेसिस की बता दी जाए कि बेसिस क्या होते हैं। जो एक्वस मीडियम में, जो कि एक्वस मीडियम में OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं जो एक्वस मीडियम में, एक्वस मतलब होता है पानी में, कि अगर आपने बेस को पानी में डाला तो वो पानी में OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। हर वो चीज बेस है जो ऐसा करे। ठीक है, बेस क्या करता है, एसिड के साथ मिलके और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो हम बेस को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करे, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे, उसे हम बेस बोलते हैं। सो अ बेस इज आइदर अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अ मेटालिक ऑक्साइड। बेस क्या है, मेटल की हाइड्रोक्साइड है, MOH। यहां M कोई सा भी मेटल है तो मेटल हाइड्रोक्साइड है या मेटल ऑक्साइड है। और एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया क्या होता है, एक्वस अमोनिया इज NH4OH। यह है लिकर अमोनिया, इसे हम क्या बोलते हैं, लिकर अमोनिया। तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड या लिकर अमोनिया, ये जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल MgOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, MgOCuO आर बेसिस। ये सब बेसिस हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, ये सब बेसिस हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। बेस और एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर देते हैं। ठीक, फिर मैग्नीशियम, अब वही सेम चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो दिया सॉल्ट और वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट दे दिया। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट और वाटर दे दिया। कॉपर ऑक्साइड ने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर क्लोराइड और वाटर दिया। ठीक है, सो इतनी चीजें, मतलब ये हमारे सारे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हर जगह देखो, हर केस में क्या हो रहा है, सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। एल्कलीज, एल्कलीज क्या है, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। हर वो बेस जो पानी में सोल्यूबल हो उसे हम एल्कली बोलते हैं। बेसिस तो सब है, बट वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, जो पानी में सोल्यूबल है, उन्हें हमने अलग से नाम दे दिया एल्कली। अब जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस हैं, ये सारे के सारे बेसिस हैं। बट इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बस यही ऐसे हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं और ये एल्कलीज कहलाते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं हमारे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड, ये सिंपल बेसिस है और ये 3 एल्कलीज हैं। ये 3 एल्कलीज क्यों है, क्योंकि ये पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब बेसिस का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो जो हमने एसिड की स्ट्रेंथ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि भाई जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए पानी में, तो जैसे ही आप इसे पानी में डालो और ये कंप्लीट डिसोसिएशन दे, इसका मतलब आपने अगर 100 मॉलिक्यूल्स NaOH के डाले हैं, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स NaOH के पानी में डाले तो आपको 100 Na+ और 100 OH- मिल गए। मतलब जितना आपने डाला था पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। तो जो कंप्लीट आयनाइजेशन शो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन शो करते हैं वो वीक बेसिस होते हैं। कि आपने समझ लीजिए 100 डाले, 100 में से 30-40 डिसोसिएट हो गए, बाकी के 70 जो है वो ऐसे ही पड़े रहे, डिसोसिएट ही नहीं हुए, तो वो वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अ बेस विच हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर अ प्रोटॉन, एक ऐसा बेस
जो बहुत जल्दी प्रोटॉन की तरफ दौड़ लगाता हो। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है H+, जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है ना, वो प्रोटॉन है। अब तुम लोग ये बोलोगे कि भाई प्रोटॉन कैसे है? वो प्रोटॉन ऐसे है कि हाइड्रोजन को देखो, इसके अंदर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब H+ बनता है, H+ बनता है तो क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हट जाता है, तो फिर बचा क्या? एक प्रोटॉन बचा। तो इसलिए हम लोग प्रोटॉन को H+ बोल सकते हैं, H+ आयन। ठीक है। सो ऐसा मतलब वो बेस जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो H+ की तरफ या फिर प्रोटॉन की तरफ, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। नियरली ऑल द मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप टू फॉर्म OH- आयंस। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब OH- आयंस प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेक हो जाते हैं। एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। A strong base produces high concentration of hydroxyl ion. एक strong base क्या करता है? बहुत सारा amount of OH- ions देता है। फिर आता है weak base। weak base क्या होता है? weak base वो है जिसकी affinity, attraction H+ आयन की तरफ weak हो, उसे weak base बोला जाता है। और इसके कुछ ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं पानी में जाके। कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे बेसिस हैं जो वीक बेसिस हैं, मतलब पानी में डालने पे इनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। ठीक है। और ये जो वीक बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन को इतना जल्दी अट्रैक्ट होके लेते नहीं है। ठीक है। अ वीक बेस प्रोड्यूसेस लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, और ये पानी में कम कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन का प्रोड्यूस करता है। क्लियर? आगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, चलिए देखते हैं। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। जो बेसिस है उनका टेस्ट बिटर होता है। इसका मतलब क्या कि वो कड़वे होते हैं। बेसिस जो है वो कड़वे होते हैं, यही उनकी सबसे अच्छी पहचान है। ठीक है। कॉस्टिक एल्कलीज NaOH एंड KOH आर हाईली कोरोसिव, बहुत कोरोसिव है। हाथ में गिर जाए तो जला देते हैं, लाल पड़ जाएगा, जलन होने लगेगी, इचिंग होने लगेगी। ये इतने स्ट्रांग होते हैं NaOH और KOH। ठीक है। और ये फैट्स और ऑयल्स के साथ स्किन की रिएक्ट कर जाते हैं। आगे एल्कलीज आर सोपी टू फील। एल्कलीज आर सोपी मतलब साबुन जैसे होते हैं। अगर आप एल्कली को हल्का सा गीला करके टच करोगे ना तो वो आपको सोपी, साबुन जैसी चिकनाहट देगा। साबुन में भी तो एल्कली होता है, साबुन में तो ये NaOH यूज होता है। तो हम ये कह लें कि साबुन में जो एक्चुअली टेक्सचर है ना वो बेसिस का है, एल्कली का। तो खैर ठीक है समझने में, क्योंकि साबुन हमारा ज्यादा यूज होने वाली चीज है तो हमें समझ आता है, हम रिलेट अच्छा कर पाते हैं, इसलिए बोला गया है कि बेसिस आर सोपी। बल्कि उल्टा सोप का जो टेक्सचर है, वो चिकनाहट है, वो बेसिस के कारण है। ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिमिलर टू एसिड्स, द सोल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको याद हो तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने क्या किया था, दो हमने ले लिए थे, दो भी क्या, हम एक ही ले लेते हैं। इसमें रबर का कॉर्क, ये एक रबर का हमने कॉर्क ले लिया, इसमें हमने कील लगा दी इस तरीके से। ठीक है। और इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से और बल्ब से। ठीक, इस तरीके से। और इसके अंदर मैंने भर दिया यूं एसिड, अगर आपको याद हो तो ये एक्टिविटी। अब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, इस तरीके से करंट हमारा फ्लो होगा, यहां से एसिड के थ्रू, एसिड के सॉल्यूशन के थ्रू पास होके, और वो दूसरे कील तक जाके बल्ब को ग्लो कर देगा, है ना। ये बताता है कि भाई एसिड इज अ गुड कंडक्टर। वैसे ही आप एसिड की जगह बेस भी ले सकते हो, और बेस भी वही सेम चीज मतलब यही जस्टिफाई करेगा। कैसे? आपने NaOH अगर ले लिया तो जैसे ही आप NaOH को पानी में डालोगे वो Na+ और OH- प्रोड्यूस कर देगा आयंस, है ना। तो ये भी तो हमारा वही हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। सो जो बेसिस है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये भी सिंपल है, क्योंकि हमने क्या है ना, एसिड पढ़ लिया है मेनली। तो एसिड को इंडिविजुअली पढ़ने से हमारे बेसिस के कंसेप्ट अभी काफी आसानी से हमें समझ आ जाएंगे। तो एल्कलीज टर्न रेड लिटमस ब्लू, एल्कलीज जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है भाई। एल्कलीज चेंज रेड कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू येलो। ठीक है।
मिथाइल ऑरेंज एक्ट्स एज एन इंडिकेटर, और इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ कुछ अलग तो बेस के साथ कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता हो, उसे इंडिकेटर बोलते हैं। कि भाई इंडिकेटर वही होगा ना जो इंडिकेट करे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है, या तो कलर चेंज करे या स्मेल चेंज करे, ठीक है। एल्कलीज चेंज कलरलेस फिनोल्फथलीन टू पिंक, ये भी हमने पढ़ा है इंडिकेटर्स वाला जो टॉपिक था उसमें, कि भाई एल्कलीज जो है, जो बेसिस हैं, वो फिनोल्फथलीन को पिंक में चेंज कर देते हैं। अब आता है एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ सम बेसिस। कुछ बेसिस का एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। वैसे हम लोग ये बोलते हैं कि जो बेसिस हैं, हमारे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो कुछ मेटल के ऑक्साइड या कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। या आपने एम्फी वर्ड या एम्फो वर्ड कहां सुना है? यहां पे लिखा हुआ है ना एम्फो, तो ये एम्फो या एम्फी कहां से आया है? यही मिलता जुलता वर्ड आपने एक बायो में भी पढ़ा हुआ है, एम्फीबियन, ठीक है। यही हमने मिलता जुलता वर्ड पढ़ा हुआ है एम्फीबियन। क्या है? जो लैंड पे भी रहते हो और वाटर में भी रहते हो, दोनों जगह पे वो ड्वेल कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। वैसे ही एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर्स शो कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक, और एल्यूमिनियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है। तो एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये ऐसे मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स ड्यूअल नेचर शो करते हैं। वह एसिड के साथ बेस बन के रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ एसिड बन के रिएक्ट करेंगे, इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो हमारे एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं ना, एम्फोटेरिक मेटल्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में एओ लिख देता हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये बेस के साथ और एसिड के साथ, दोनों के साथ क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मतलब एसिड के साथ ये बेस बन के रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ ये एसिड बन के रिएक्ट कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल बिहेवियर। तो ये होते हैं हमारे एम्फोटेरिक बिहेवियर, ठीक। एग्जांपल्स देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके बनाया AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने NaOH बेस के साथ मिलकर बनाया NaAlO2, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में वाटर। जिंक हाइड्रोक्साइड ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाया जिंक सल्फेट और वाटर। जिंक हाइड्रोक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाया और बनाया वाटर H2O। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, सब सॉल्ट्स हैं। लेड हाइड्रोक्साइड ने HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लेड नाइट्रेट बनाया और वाटर बनाया, ठीक है, ये सॉल्ट है। फिर आता है लेड हाइड्रोक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम प्लम्बेट बनाया और वाटर, ये भी एक सॉल्ट है। तो देखो हर केस में सॉल्ट बन रहा है, अगर आप देखोगे तो हर केस में ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट 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 सॉल्ट, ये सब सॉल्ट्स है। और किसके साथ? एसिड के साथ भी सॉल्ट, बेस के साथ भी सॉल्ट, एसिड के साथ भी सॉल्ट, बेस, एसिड के साथ सॉल्ट, बेस के साथ सॉल्ट, सबके साथ तो सॉल्ट दे रहे हैं। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक, जिसका ड्यूअल नेचर हो। एम्फोटेरिक जिसका ड्यूअल नेचर हो उसे बोलते हैं। क्लियर? आगे, एक्शन विथ एसिड्स, न्यूट्रलाइजेशन। अभी हमने ये चीज पढ़ी कि जो हमारे बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। हर केस में आप देखो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे बेसिस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी तो वहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है, एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहां आपको अच्छे से दिखाता हूं पूरा बना के। ये है NaOH और ये है HCl। तो NaOH और HCl जब रिएक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। तो Na और Cl मिलके बना रहे हैं NaCl और
H और OH मिलके बना रहे हैं H2O, ठीक है, वाटर। तो H प्लस और OH माइनस, अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसका पॉजिटिव इधर आ गया, इसका पॉजिटिव इसकी जगह आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसका एक टाइप होता है। अब द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इज न्यूट्रलाइजेशन, ये वही है, ये हमारा जनरल रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आयनिक रिएक्शन है जो मैंने आपको अभी बना के दिखाई ना, H प्लस और Cl माइनस वाली पूरी, ये वही आयनिक रिएक्शन दी हुई है। अगर आप इसको चाहें तो एक बार यहां पॉज करके खुद से भी देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे न्यूट्रलाइजेशन, फिर वही एक चीज है। अब न्यूट्रलाइजेशन को यहां थोड़े से अलग टर्म्स में किया, वहां तो इन्होंने बोल दिया था एसिड और बेस मिलके सॉल्ट वाटर दे रहे हैं। यहां देखिए, न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड combines completely with the hydroxyl ions of a base to form undissociated water molecule। क्या बनाने के लिए? undissociated water molecule बनाने के लिए ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? H प्लस, दिस इज H प्लस। तो H प्लस और OH माइनस मिल के बनाते हैं H2O। H प्लस हाइड्रोजन आयन, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों ने मिलके वाटर H2O बना दिया। क्लियर? अब द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, अच्छा ये जब न्यूट्रलाइजेशन होता है ना तो साथ में हीट भी निकलती है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ एन एसिड और अ बेस गेट्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए तो जो हीट निकल रही है उसको हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? All neutralization reactions are exothermic। अभी हमने आपको ये चीज बताया। When a base is dissolved in water, hydroxide ions are produced। ये भी सिंपल चीज है, जितने भी बेस जब भी रिएक्ट होते हैं पानी में, हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस होते हैं, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। NaOH को पानी में डाला Na प्लस OH माइनस, KOH को पानी में डाला K प्लस OH माइनस, MgOH होल ट्वाइस को पानी में डाला Mg2 प्लस 2 OH माइनस। क्लियर? Applications of neutralization reaction, ठीक है। The following are the important applications of neutralization reaction। सबसे पहला, the acidity of soil is reduced by adding slaked lime, चूना वाला पानी, चूने को पानी में मिला के आप सॉइल में डाल सकते हो। ये मेरे ख्याल में आपने पीएच वाले वीडियो में भी देखा होगा कि जब भी सॉइल में एसिडिटी हो जाती है, एक्सेसिव हमने फर्टिलाइजर्स का यूज कर लिया है, तो जब आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स को यूज कर लेते हो तो उसमें एसिडिटी आ जाती है। सॉइल का जो पीएच है वो 5 से नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो जब ये नीचे गिरता है तो क्या होता है, अब मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लग गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम चूने वाला पानी मिला दें। चूना क्या होता है? चूना कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पानी को आप हर जगह छिड़क दो। जब आप सॉइल में छिड़कोगे तो वो जो एसिडिक पीएच हो गया है वो उठ के न्यूट्रल पे आ जाएगा। तो एक ये यूज हो गया। हमारे पेट में बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस होता है। जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस होता है, कब? जब हमने भर भर के खाना खा लिया, ढेर सारा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो पेट में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। जब पेट में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ तो इनडाइजेशन होने लगा और एसिड जो है वो मेरे पेट की वॉल्स को जलाने लगा। तो मुझे जलन हुई। जब जलन हुई तो हल्का दर्द शुरू हुआ। तो मैंने क्या किया, एक केमिकल, एक सब्सटेंस आता है जिसका नाम होता है एंटासिड। ये दिया है एंटासिड, ठीक है। ये एंटासिड जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसकी जगह हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस, और इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। अगर आप इसे पानी में डालोगे तो ये एक टर्बिड सॉल्यूशन बना लेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दूध जैसा लगता है, ठीक है।
तो इस वजह से इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पड़ा हुआ है और ये एक अच्छा एंटा एसिड है। कभी पेट में बहुत एसिडिटी हो जाए तो आप थोड़ा सा एंटा एसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, या आपके पेट की एसिडिटी को सही कर देगा। नेक्स्ट, अच्छा इनने रिएक्शन दी हुई है HCl और MgOH होल ट्वाइस। जब पेट के मेरे एसिड के साथ जब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्ट करता है तो बनाता है MgCl2 and 2H2O। MgCl2 क्या है? सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क विच इज एल्कलाइन इन नेचर न्यूट्रलाइजेस एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। पेट में कभी एसिडिटी हो गई है तो आप एल्कलाइन मिल्क जो है वो आप ले सकते हो। एल्कलाइन मिल्क जो होता है वो पेट को मतलब थोड़ा सा बेटर कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उससे हमें जो जलन हो रही है पेट में वो सही हो जाती है, ठीक है। अब कभी मधुमक्खी ने डंक मार दिया या कभी चींटी ने काट लिया तो वो हमारी स्किन में एक एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड आपको एक जगह और मिलता है। आपको मैंने बता दिया एंट स्टिंग में तो मिलेगा ही, एंट बाइट और बी स्टिंग में तो मिलेगा। एक होता है नेटल प्लांट। ये जो नेटल प्लांट होता है ना, इसकी लीफ पे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये अगर आपकी स्किन से रगड़ गए तो आपकी स्किन में ये इंजेक्ट कर देते हैं एसिड, फॉर्मिक एसिड। इनमें भी फॉर्मिक एसिड होता है स्टिंग में। अब आप क्या करो, अब आप इचिंग करते रहो, जलन होती रहेगी, दर्द होता रहेगा, रेडनेस आ जाएगी। अब इनके इलाज बताते हैं। कभी ये काट ले, ये डंक मार दे, या निटल प्लांट के डंक लग जाए तो आप या तो थोड़ा सा टूथपेस्ट लेके रब कर लो, या फिर साबुन से अच्छे से धो लो, या चूना और पानी मिला के लगा लो, या फिर मधुमक्खी के लिए एक हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये बोलते हैं कोई भी लोहे की चीज या मेटल की चीज को घिस दो। क्यों? क्योंकि मेटल की कोई भी चीज या लोहे की चीज जो होती है वो बेसिक होती है नेचर में, और अगर आप बेस को एसिड वाली जगह पे घिसोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सही हो जाएगा थोड़ी देर में। एक और तरीका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस होता है, उसको भी लेके आप यहां रब कर सकते हो, तो वो भी आपके दर्द को आराम दे देगा जल्दी न्यूट्रलाइज करके, ठीक। एक आपका पीला वास्प होता है, पीला वास्प होता है, ये ततैया या बरैया बोलते हैं जिसको, येलो वास्प। इसके डंक में एल्कली होता है, बेस। तो इसको हम लोग सही करने के लिए विनेगर, जो सिरका होता है घर में, वो विनेगर जो होता है, जो किचन में सिरका रखा होता है, सिरका किचन में होगा, मम्मी से पूछना कि सिरका क्या है, तो वो जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड मिला होता है, ठीक है। क्या मिला होता है? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है ये जैसे ही वो वैस्प का स्टिंग जो है उसके ऊपर लगेगा, ये हल्का एसिड होता है, बहुत हल्का एसिड होता है, ये वहां लगता है तो वहां के बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम दे देता है, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट, the harmful level of carbon dioxide in submarines and spacecraft is neutralized by using a base lithium hydroxide। होता क्या है, सबमरीन नीचे चली गई पानी के, या जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं तो स्पेस में गए हैं, अब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए? जमा होता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता जाएगा, फिर उसे न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? तो एक बेस होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो हमारा जो CO2 है इसमें कार्बन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर होता है एसिडिक। तो अब ये लिथियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है ये एसिडिक चीज को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो LiOH होल ट्वाइस लिथियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से अब्सॉर्ब करता जाता है। इससे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 सबमरीन में या स्पेसक्राफ्ट में डाउन हो जाती है। अब सबमरीन को पानी के अंदर तो खोल नहीं सकते CO2 को निकालने के लिए, या फिर स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में नहीं खोल सकते, है ना, तो इसलिए अंदर ही अंदर इस तरीके से CO2 को खत्म कर दिया जाता है। एक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ बेस का क्या एक्शन होता है? देखो मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, बेस खुद भी बेस है और मेटल्स भी बेस है, तो रिएक्शन हो नहीं सकता। मगर कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं जो अभी हमने पढ़े थे, ये रिएक्शन हमारी पड़ी हुई है, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्मेशन वाली, जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एम्फोटेरिक नेचर जो पढ़ाया था उसके ऊपर है, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है अगर आपने खाली मेटल्स लिए हैं। वहीं पे अगर आप मेटल के ऑक्साइड्स ले लेते हो तो यहां पे वाटर बन जाता है, ठीक है। आगे
यूज ऑफ द टर्म्स कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्ट्रॉन्ग इन एसिड्स एंड बेसिस। देखो भाई, सीधी बात कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जहां पे एसिड या बेस की मात्रा ज्यादा हो। जहां एसिड या बेस की मात्रा ज्यादा हो वो चीज कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और सिर्फ एसिड या बेस की मात्रा ही नहीं, कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड हो सकती है। अगर मैंने एक ग्लास में 4 चम्मच शक्कर मिलाई है, एक ग्लास में 2 चम्मच शक्कर मिलाई है, तो जो 4 चम्मच वाला है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट जो ये हम टर्म पढ़ते हैं ना, ये रिलेटिव टर्म है। आप दो चीजों के बीच में ही एक को कॉन्सेंट्रेटेड और एक को डाइल्यूट बोल सकते हो। हवा में नहीं बोल सकते कि ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है। अरे एक जन को कैसे कॉन्सेंट्रेटेड बोलोगे? जैसे कि मेरे पास 3 ग्लास, ये 2 ग्लास पानी है पहले, ठीक है। 2 ग्लास में 100 ml पानी भरा है, एक में 2 स्पून शुगर मिलाई है, एक में 4 स्पून शुगर मिलाई है। तो अगर मैं इसको बोलूं ए और इसको बोलूं बी, तो मैं बोलूंगा बी मेरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसमें ज्यादा शक्कर, इसमें कम शक्कर है। अब आप एक और तीसरा ग्लास पानी रख दो जिसमें 100 ml पानी है, इसमें मैंने 6 स्पून शुगर मिलाई है। तो अब कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है? 6 स्पून वाला। अब आप खुद सोचो, जो इन दोनों के केस में ये कॉन्सेंट्रेटेड था, तो इन दोनों के केस में ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा सी। तो ये रिलेटिव टर्म होती है, मतलब दो चीजों के बीच में, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, ये आप बता सकते हो कि कौन सी चीज कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, खैर मैं आपको ये बता रहा था कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें एसिड या बेस स्ट्रांग हो, मतलब ज्यादा हो, है ना। तो जिसमें एसिड या बेस की मात्रा ज्यादा हो वो कॉन्सेंट्रेटेड। वहीं पे अगर मैं किसी चीज को बोलूं कि भाई कोई भी चीज स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग कैसे होती है? स्ट्रांग का मतलब होता है कि भाई वो पानी में जाने पे कितना H+ या कितना OH- प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन अगर हो जाए तो वो चीज स्ट्रांग होती है। और अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो जाए, पार्शियल डिसोसिएशन हो जाए, हमने डिसोसिएशन पढ़ा था ना, कितने मॉलिक्यूल्स OH- देंगे, कितने ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर पार्शियल हो जाए तो वो वीक एसिड या वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो, और वीक एसिड वो होता है जिसमें पार्शियल डिसोसिएशन हो। तो अब कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेंट्रेटेड और वीक दोनों हो सकती है। कैसे? भाई मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, अब एसिटिक एसिड ठहरा एक वीक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन तो होता नहीं है। बट मैंने अगर पानी में उसको ढेर सारा ऐड कर दिया तो वो कॉन्सेंट्रेटेड तो हो सकता है ना। ऐसे ही अगर मैंने HCl ले लिया, है ना, तो HCl तो मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में डालते ही कंप्लीट डिसोसिएशन। बट मैंने उसको जरा सा लिया और पानी ज्यादा ले लिया, तो वो हो जाएगा डाइल्यूट। डाइल्यूट वो होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें एसिड या बेस की मात्रा ज्यादा हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो भी डाइल्यूट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, और अगर वीक एसिड है तो वो भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, और अगर स्ट्रॉन्ग वीक बेस है तो वो भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब है पानी की मात्रा कितनी है, एसिड बेस की मात्रा कितनी है। बट स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब होता है कि डिसोसिएशन कितना हो रहा है। समझ आया? चलिए इसको देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस इज इट्स एबिलिटी टू आयनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन। हमने पढ़ लिया कि भाई किस हद तक आयनाइज हो सकता है। वो स्ट्रेंथ को हम लोग एसिडिटी या बेसिसिटी बोलते हैं कि भाई कितनी स्ट्रेंथ है किसी एसिड या बेस की। ठीक है, तो वो पानी में कितने आयंस रिलीज कर सकता है और कितना अच्छा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करा सकता है, उस पर डिपेंड करता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे? जैसे कि हमने एक बीकर में, अगर आपको याद हो एसिड वाले वीडियो में हमने देखा था, एक बीकर में हमने HCl लिया था, एक बीकर में एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड वाला जो बीकर था उसमें जो बल्ब कनेक्टेड था वो हल्का हल्का जल रहा था। HCl वाला जो बीकर था उसमें जो बल्ब कनेक्टेड था वो बहुत तेज जल रहा था, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसने बहुत सारे आयंस छोड़ रखे थे, और जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है तो उसने कम आयंस छोड़ रखे थे। तो जितने ज्यादा आयंस पानी में होते हैं उतना अच्छा कंडक्शन। ठीक है,
कॉन्सेंट्रेशन इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन द गिवन मास। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि भाई कितना सॉल्यूट को आपने एक गिवन मास में डाल रखा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 70% 70% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इन कंपैरिजन टू अ 30% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो क्या बोल रहे हैं, इनने बोला 70% आप एसिटिक एसिड ले लो और 30% आप H2SO4 ले लो, तो 70% एसिटिक एसिड जो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब उसमें मैंने एसिड बहुत मिलाया है, पानी कम मिलाया है। और 30% H2SO4 जो होता है वो डाइल्यूट होता है। वो डाइल्यूट कैसे होता है कि 30% में हमने पानी ज्यादा मिलाया है, एसिड कम मिलाया है, ठीक है। सो बिकॉज 100 ग्राम सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स 70 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन है पानी और एसिड का, उसमें से 70 ग्राम तो सिर्फ एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड में 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन है, उसमें सिर्फ 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो होगा ये हमारा डाइल्यूट एसिड होगा, है ना, ये डाइल्यूट होगा, और ये वाला जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक, आगे, बट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना पानी में डालोगे उतना पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ये आप जितना डालोगे उतना पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, भले ही इसको आप 80% 90% भी क्यों ना कर देते, जरा सा डिसोसिएशन देगा ये, ठीक है। हेंस सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड इवन दो द सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। भले ही आप एसिटिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड कर दो, बट तो भी अच्छा एसिड का सोल्यूशन तो H2SO4 ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएशन देता है, ठीक। A concentrated acid has more moles of acid, एक concentrated acid में ज्यादा मोल्स होते हैं एसिड के पर लीटर ऑफ वाटर, और एक डाइल्यूट एसिड में कम मोल्स होते हैं पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। Does a dilute acid has ये हमारा हो गया पर लीटर ऑफ वाटर, ओके। Does a dilute acid has more water and less acid while a concentrated acid has more acid and little water? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। Since a weak acid ionizes in water, weak acid जो है वो पानी में आयनाइज हो जाता है only to a small extent, कम हद तक आयनाइज होता है। A weak acid remains a weak acid even when it is more concentrated, भले ही आप कितना ही भर दो weak acid को, रहेगा तो वो weak ही, है ना। Since a strong acid dissociates in water to a greater extent, a strong acid remains a strong acid even when it is less concentrated. अगर आप उसे dilute कर दोगे तो भी वो strong acid रहेगा, ठीक। अब आते हैं कुछ यूजेस। यूजेस तो देखो आपको है ना मेमोराइज करना है, यूजेस को तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूजेस देखते हैं, और जहां कुछ ऐसा अलग लगेगा वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनर, पिकलिंग ऑफ मेटल्स। पिकलिंग समझते हो, मेटल्स के ऊपर जो स्टेन्स लग जाते हैं ना, दाग लग जाते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेन रिमूवर स्विमिंग पूल्स में यूज होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में, पेट में, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन द स्टमक। बोरिक एसिड आई वॉश, आई वॉश में, टैल्कम पाउडर में और डस्टिंग पाउडर में यूज होता है। एसिटिक एसिड कुकिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, पिकल्स मतलब अचार, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में यूज होता है। टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, सोडा वाली ड्रिंक्स आती हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। फिर ऑक्सैलिक इंक स्टेन रिमूवर, इंक का दाग कभी लग जाए आपके शर्ट पैंट में, रस्ट का स्टेन रिमूवर मतलब कभी लोहे जंग के दाग भी लग जाते हैं, वो रिमूव कर सकता है ऑक्सैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन, रस्ट स्टेन रिमूवर, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क टू फॉर्म केसीन, केसीन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए आप सिट्रिक एसिड थोड़ा सा दूध में डाल दो तो दूध फट के और पूरा केसीन जमा हो जाएगा। केसीन इज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज होता है फॉर्मिक एसिड। फूड प्रिजर्वेशन, परफ्यूम्स और स्किन ऑइंटमेंट्स बनाने में बेंजोइक एसिड यूज होता है। स्किन ऑइंटमेंट मतलब स्किन पे लगाने वाले तरह तरह के लिक्विड्स वगैरह, क्रीम्स वगैरह, उनको ऑइंटमेंट्स बोलते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन, परफ्यूम्स और स्किन ऑइंटमेंट्स में बेंजोइक एसिड यूज होता है। फिर नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव्स बनाने में और ज्वेलरी बनाने में, फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर और कार्बोनेटेड बेवरेजेस।
फिर सल्फ्यूरिक एसिड पिकलिंग ऑफ मेटल्स, स्टोरेज बैटरी, फर्टिलाइजर्स और स्विमिंग पूल्स वगैरह में यूज होता है। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा है ना, अगर पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाता है ना स्विमिंग पूल का, तो उसमें H2SO4 डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि वापस से पीएच जो है वो मेंटेन हो जाए हमारे स्विमिंग पूल्स का। लैक्टिक एसिड पिकल्स में, अचार, प्रेजेंट इन सार मिल्क, बटर मिल्क एंड कर्ड, खाने पीने की चीजों में, खट्टी चीजों में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एचिंग ऑफ ग्लासवेयर, ग्लासवेयर पे डिजाइनिंग दी जाती है, वो डिजाइनिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से दी जाती है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्योंकि ग्लास के साथ रिएक्ट हो जाता है, वो उसको कोरोड करने की कैपेसिटी रखता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फॉर्मूला इज एक्चुअली HF। जैसे हाइड्रोक्लोरिक का होता है ना HCl, वैसे ही हाइड्रोफ्लोरिक का HF और हाइड्रोब्रोमिक का HBr। मैंने आपको ये बताया सिर्फ जनरल। HF इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। एचिंग ऑफ ग्लासवेयर, ग्लासवेयर पे डिजाइन देना, कांच पे डिजाइन वगैरह देते हैं ना, फूल पत्तियां बना दी, इससे किया जाता है। मेटल क्लीनिंग, सैलिसिलिक एसिड स्किन ऑइंटमेंट्स में और फंजिसाइड की तरह यूज होता है, फंजाई वगैरह को मारने में। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड विच इज एस्पिरिन, मेडिसिन फॉर हेडेक, एस्पिरिन सब जानते हैं, सर दर्द की दवाई है। बॉडी एक, फीवर, हार्ट डिसीज और ब्लड थिनर। और सक्सिनिक एसिड जो है वो एंटी एजिंग मेडिसिन है। ठीक है, सो सक्सिनिक एसिड एंटी एजिंग मेडिसिन की तरह इस्तेमाल की जाती है। अब आते हैं हम लोग बेस के यूज में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सोप्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, रेयन को बनाने में, ड्रेन क्लीनर, ओवन क्लीनर और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्रेन क्लीनर, निकल आयरन स्टोरेज बैटरी में, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयलेट सोप और CO2 को अब्सॉर्ब करने में। जैसे LiOH होल्ट वाइज हमने पढ़ा था ना अभी स्पेसशिप्स वगैरह में, वो स्पेसशिप्स बोल रहा हूं, स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह बनाने में जो हमारा LiOH होल्ट वाइज है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, वो अब्सॉर्ब कर लेता है CO2 को, वैसे KOH भी अब्सॉर्ब कर सकता है CO2 को। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रीस स्टेन रिमूवर, ड्राई क्लीनिंग और हाउस होल्ड क्लीनिंग में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्टन करना, मतलब समझते हो हार्ड वाटर क्या है? अगर आपने बाल्टी में पानी रखा है, जब पानी सूखेगा तो सफेद निशान बाल्टी में पड़ने लगते हैं, इसका मतलब उस पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड हैं, ऐसे पानी को हार्ड वाटर बोलते हैं। तो उसको सॉफ्ट बनाने में, नॉर्मल बनाने में ये यूज होता है। उसके बाद व्हाइट वॉशिंग, कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स समझते हैं क्या होते हैं? इनको बोलते हैं फ्लेवर्स, जो एडिशनल फ्लेवर्स है ना, कहीं हमें कभी फ्लेवर डालना, स्पिनच का फ्लेवर डाल देना है, मैं चाहता हूँ मिर्च का कुछ फ्लेवर डाल दूं उसमें, तो ये अलग अलग तरह के जो फ्लेवर्स बन के पैकेट्स में आते हैं ना, वो कॉन्डिमेंट्स कहलाते हैं। उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, उसे गाढ़ापन देने के लिए। ठीक, टू मेक ब्रिक मॉर्टर एंड इन टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस वगैरह में लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाली एक्टिविटी है ना, वो ये लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला हुआ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में जो फोम बनाता है ना, जो आग के ऊपर आ जाता है पूरा फोम, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट एक्ट्स एज एन एंटी एसिड, एंटी एसिड मैंने आपको बताया था, जो एसिडिटी सही करने में यूज होता है। एंड अ लैक्सेटिव, लैक्सेटिव समझते हो क्या होता है? ये एक मेडिसिन होती है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को सही करने में ये लैक्सेटिव की तरह यूज करते हैं। एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, इट एज अ पिगमेंट इन कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स में कलर वगैरह देने के लिए जो फ्लेवरिंग एजेंट है। एंड सॉइल एल्कलाइजर, सॉइल को एल्कलाइन बनाने के लिए, एसिडिक सॉइल हो गई है तो सॉइल को एल्कलाइन बनाने के लिए। इसी के साथ हमारे बेसिस होते हैं कंप्लीट, और अब अगला लेक्चर आपके लिए जो आएगा इसके बाद वो होगा सॉल्ट्स, तो उसके लिए जरूर इंतजार कीजिएगा। चलिए आपको ये बताया जाए कि किस तरीकों से आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। 3 तरीके हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। सो www.magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे आपको सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। मोबाइल ऐप पे भी आपको सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर्स की लिंक्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका यूट्यूब प्लेयर ओपन हो जाएगा, इन दोनों पे यूट्यूब प्लेयर ओपन हो जाएगा, आपको अपने वीडियोस दिखा देगा, है ना। पूरी चीजें सारी आराम से सहूलियत से हो सकती हैं। फिर आता है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का जो चैनल है यूट्यूब पे, वो उस पे आप जाइए, फिल्टर में प्लेलिस्ट सेट करके जो वीडियो देखना है वो देखो। फिल्टर में जो फिल्टर का ऑप्शन होता है उसमें प्लेलिस्ट सेट कर लेना, फिर जो वीडियो आप डालोगे, एंटर करोगे, आपको सबके वीडियो, इनमें से किसी के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे तैयार बिल्कुल, और बढ़िया पैटर्न के साथ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सबके साथ एक्सप्लेनेशन वीडियोस, 1 शॉट रिवीजन सबके मिलेंगे आपको। ओके, तो ये सारी चीजें भाई अपनी कवर हो जाएंगी।
3 तरीके हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको सारे टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। और ये सारी चीजें कुछ खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, सारी चीजें 100% फ्री, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 24/7। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।